यूट्यूब चैनल पर आज हम अपनी क्लास में वर्त के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम ज़्यादा देरी नहीं करते हुए अपने इस क्लास की जो मुख्य हेडिंग है उसकी बात करें तो सर्किल के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में हम वर्त की परिभाषा, सूत्र, विशेषताएं और वर्त के भाग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये अपनी पहली स्लाइड चल रही है। इस पहली स्लाइड में हम देखिए वर्त का प्रारंभिक जो अध्ययन है वो वर्त की परिभाषा से शुरू कर रहे हैं। वर्त की परिभाषा क्या होती है? वह गिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है वर्त कहलाता है। एक कोई भी निश्चित बिंदु होता है उसे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ जो होता है वो वर्त कहलाता है। ऐसे ये बिंदुओं का बिंदु पथ, ऐसे बिंदु बहुत सारे बिंदु मिलकर वर्त बना लेते हैं, वो क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, उस निश्चित बिंदु से तल की दूरी वर्त की त्रिज्या कहलाती है। मान लीजिए कोई भी निश्चित बिंदु है तो उस बिंदु से बहुत सारे ऐसे जैसे बिंदु बन जाते हैं, तो वो बिंदु एक दूसरे के इतने निकट हो जाते हैं कि वो एक ऐसे रेखा के रूप में हमें नजर आने लगते हैं। तो ये जो निश्चित बिंदु है बीच वाला, उस बिंदु से इन बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। वर्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। चलिए नेक्स्ट, अब हम इस त्रिज्या के बारे में बात करने के बाद हम बात करते हैं वर्त की एक अन्य परिभाषा। इसमें लिखा है कि वर्त एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है। वर्त एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जो इस तरह घूमता है कि उसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से सदैव बराबर रहती है। कोई भी एक स्थिर बिंदु होता है, उस स्थिर बिंदु से एक बिंदु जो होता है वो निश्चित दूरी पर, इस स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर एक बिंदु घूमता रहता है। और वो जो घूमने के लिए जो पथ बन रहा है यहाँ पे, ये जो इस बिंदु को घूमने के लिए जो पथ बन रहा है वो पथ क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। इस प्रकार से ये बिंदु घूमेगा तो इस बिंदु के घूमने का, यानी निश्चित बिंदु से ये, इस निश्चित बिंदु से एक बिंदु का बिंदु पथ, एक फिक्स बिंदु है, उसे बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाएगा? वर्त कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, उस स्थिर बिंदु को वर्त का केंद्र तथा अचल दूरी को वर्त की त्रिज्या तथा बिंदु पथ को वर्त की परिधि कहते हैं। मान लीजिए कि एक स्थिर बिंदु है, उससे निश्चित दूरी पर, उस स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर कोई वर्त आया, तो ये जो स्थिर बिंदु है ना यहाँ बीच वाला, ये बिंदु क्या कहलाएगा? केंद्र। और अचल दूरी यानी इस केंद्र से इस परिधि तक की दूरी जो होगी, इस केंद्र से यहाँ परिधि तक की दूरी होगी, वो क्या कहलाएगी? वर्त की त्रिज्या तथा बिंदु पथ परिधि कहलाता है। बिंदु पथ मतलब यहाँ पे ये जो बिंदु पथ बन रहा है, गोलाकृति बन रही है, वो क्या कहलाएगा? वर्त की परिधि कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं आगे। ये हम सभी वर्त की परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, ये वर्त की परिभाषाएं अलग अलग रूप में किस प्रकार से परिभाषित कर रहे हैं। ये जो अपनी परिभाषाओं लिखने के लिए जो काम आने वाली आकृति है वही एक वर्ताकार आकृति है, आपको नजर आ रही होगी। ये गोलबंद आकृति है। ये गोलबंद आकृति वर्त के रूप में ही हमें यहाँ पे नजर आ रही है। इसमें लिखा है कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ वर्त कहलाता है। एक निश्चित बिंदु से, ये बिंदु है निश्चित बिंदु मान लीजिए, इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, यानी एक समान दूरी पर, यानी इतनी दूरी पर बिंदुओं का जो बिंदु पथ होगा, ऐसे बिंदुओं का जो बिंदु पथ होगा वो क्या कहलाएगा? वर्त कहलाएगा। ऐसे बहुत सारे बिंदुओं का बिंदु पथ होगा, वो क्या कहलाएगा? वर्त कहलाएगा। चलिए, अब इसमें लिखा है कि वर्त के वक्र समतल को आंतरिक और बाह्य दो भागों में विभाजित कर देते हैं। यहाँ आपको ये स्क्रीन की जो कुछ जगह दिखाई दे रही है, अगर हम इस जगह में, ये जो जगह है यहाँ की, ये जगह मान लीजिए ये जगह है, इस जगह में अगर हम इस एक वर्त बना दें तो इस जगह को ये दो भागों में बांट देता है। कौन? ये वर्त जो है ये इस जगह को दो भागों में बांट दिया। एक तो वर्त के ये अंदर की तरफ और एक वर्त के बाहर की तरफ।
ये बाहर का हिस्सा बना दिया और एक अंदर का हिस्सा बना दिया। तो वृत्त के जो दो इस तल के दो हिस्से बन गए। एक तो जो अंदर वाला रेड आपको दिख रहा है ये तो आंतरिक तल कहलाएगा, और जो ब्लैक तल है वो क्या कहलाएगा, बाह्य तल कहलाएगा। इस प्रकार से हमने वृत्त की 3 अलग अलग परिभाषाओं के माध्यम से वृत्त को समझने का प्रयास किया तथा वृत्त में आने वाले निश्चित कुछ शब्दांशों जैसे केंद्र, वृत्त की परिधि तथा वृत्त की त्रिज्या के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट पैनल पे हम चलेंगे। इससे पहले आप इस क्लास को अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्लास कैसी लग रही है लाइक कीजिए, अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, और इस स्लाइड में आई हुई सभी बातों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कीजिए ताकि आपको आगे की किसी भी क्लास में वृत्त से संबंधित बातों को समझने में प्रारंभिक जानकारी अगर आपके पास होगी तो आगे की क्लासें बहुत आसानी से आप पढ़ पाएंगे और बेहतर तरीके से वो आपके समझ में आएगी। नेक्स्ट इस स्लाइड में हम वृत्त के भाग जैसे केंद्र, व्यास, परिधि और त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पे स्लाइड नंबर 1 या ये स्लाइड नंबर 2 है अपनी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस भाग में हम केंद्र के बारे में, व्यास, परिधि और त्रिज्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं? जैसा कि हमने पीछे पढ़ ही लिया था कि वह बिंदु जो वृत्त के सभी बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होता है, अर्थात वह निश्चित बिंदु जो वृत्त के मध्य में स्थित होता है केंद्र कहलाता है। कोई भी गोलबंद आकृति होती है, ये गोलबंद आकृति बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। बहुत सारे ऐसे बिंदु एक दूसरे के ऊपर मिल जाते हैं तो ये आकृति बनती है, और इस आकृति से एक निश्चित दूरी पर यानी इसके बीचों बीच, इन सभी बिंदुओं के बीचों बीच एक बिंदु होता है, वो बिंदु क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र कहलाता है। वृत्त का केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वृत्त किसे कहते हैं। वृत्त का तात्पर्य जो आकृति बनती है, जो गोल आकृति बनती है वो क्या होता है? एक प्रकार से वृत्त होता है। वृत्त और वृत्त की परिधि सेम ही आप इसको मान सकते हैं। तो देखिए कैसे इसमें लिखा गया है, एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जो इस तरह घूमता है कि उसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से सदैव बराबर रहती है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि एक अगर कोई बिंदु होता है निश्चित बिंदु, उसे समान दूरी पर एक बिंदु अगर ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता रहता है, ये गति कर रहा है मान लीजिए, तो ये गति करता करता ये जो पथ बनाएगा ना, रास्ता बनाएगा अपना, वो रास्ता एक वक्रीय भाग ले लेगा और वो क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। इस प्रकार से अब देखिए, इस बिंदु, पथ, केंद्र और वृत्त की परिभाषा पढ़ने के बाद हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, नेक्स्ट इसकी विवरण की बात करते हैं। नेक्स्ट विवरण इसका इस प्रकार से है। ये जो आपको आकृति नजर आ रही है ये क्या है? जो गोलबंद आकृति बन रही है वो वृत्त है, तथा इसके बीच का जो हिस्सा आपको बनता हुआ नजर आ रहा है वो क्या है? उसका केंद्र है। ऐसा हमने पढ़ा है। केंद्र और वृत्त की जो परिभाषा पढ़ी है वो ये बनने वाली आकृति क्या है? वृत्त, तथा इसके बीच का बिंदु क्या है? केंद्र है। नेक्स्ट देखिए, व्यास के बारे में पढ़ते हैं। वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाले रेखाखंड को व्यास कहते हैं। ये अपना वृत्त है, इसको अगर बीचों बीच एक लाइन खींच दे तो ये वृत्त के कितने हिस्से हो जाते हैं? 2 हिस्से। तो ये क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। व्यास अनंत प्रकार से हम व्यास खींच सकते हैं, बस शर्त यह है कि वो क्या होने चाहिए? वृत्त को 2 भागों में बांटने वाली एक लाइन होती है जिसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। सबसे 2 बिंदुओं के बीच की सबसे बड़ी दूरी व्यास कहलाती है। यानी वृत्त की परिधि पर कोई भी 2 बिंदु होते हैं, उनके 2 बिंदुओं के बीच की सबसे बड़ी दूरी होगी ना, वो क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। ये अब एक जीवा है जो व्यास से नहीं जा रही है तो ये व्यास नहीं है। अगर सबसे बड़ी दूरी होगी वो व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी जो है व्यास होता है, वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जो त्रिज्या से दुगुनी होती है। त्रिज्या से दुगुनी आपको
नज़र आ रही होगी, त्रिज्या से दुगुनी। मान लीजिए कि अगर हम त्रिज्या खींचे इसके, तो इसके अंदर से त्रिज्या अगर खींचेंगे तो यहाँ से यहाँ तक खींची जाएगी त्रिज्या, और इसको अगर आगे और बढ़ा दें वृत्त की परिधि के अगले हिस्से तक, तो ये जो एक लगातार जो लाइन बनेगी, ये लगातार लाइन क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। और इस वृत्त को ये कितने भागों में बांट देगी? 2 भागों में इसका विभाजन कर देगी। देखिए किस प्रकार से पढ़ा है। ये मान लीजिए कि ये इस प्रकार से लाइन खींची जाती है कि वृत्त के 2 हिस्से हो जाए, तो वृत्त का क्या कहलाएगा? वो व्यास कहलाएगा। परिधि किसे कहते हैं? वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा की लंबाई परिधि कहलाती है। वक्र का मतलब होता है घुमावदार रेखा। वक्र का मतलब होता है घुमावदार। एक तो सीधी रेखा होती है, एक वक्र रेखा होती है। तो वक्र रेखा होती है जो वृत्त की परिधि कहलाती है। बाहरी घेरे को परिधि कहा जाता है। सीधी भाषा में बाहरी घेरे, जैसे मान लीजिए कि अपना ये ब्लैक वृत्त है, इसके बाहर का जो घेरा है, आपको ग्रीन नजर आ रहा होगा, ये जो घेरा है ना, यही वृत्त की क्या है? परिधि है। नेक्स्ट परिभाषा हम पढ़ लेते हैं त्रिज्या की। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं होती है, सभी की लंबाई आपस में बराबर होती है। इस वृत्त में हम कितनी भी त्रिज्याएं खींच सकते हैं। ऐसे वृत्त से केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है वो क्या है? त्रिज्या है। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। जैसे देखिए इस लाइन को आप देख पा रहे हैं, ये केंद्र से परिधि तक की दूरी है, ये क्या कहलाएगी? वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। नेक्स्ट, इस 2 नंबर स्लाइड को आपने पूरा पढ़ लिया। अब हम अगली स्लाइड के में चल रहे हैं। इसमें हम स्पर्श रेखा, चाप, जीवा और छेदक के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, इसमें जो स्लाइड नंबर है यानी पेज नंबर, इसमें 111 आया है, ये गलत है। यहाँ ये हम 3 नंबर पेज की बात करेंगे। तो आप अवश्य ही अपनी कॉपी में हर पेज की सारी बातों को आप अपनी कॉपी में नोट ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो आपके भविष्य में रिवाइजन अध्ययन के लिए काम आएंगी। चलिए 3 नंबर स्लाइड में हम सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, और वृत्त में अर्धवृत्त की परिभाषा। ये जो वृत्त बना है इसके बीचों बीच एक लाइन है, तो हम इसमें वृत्त के 2 हिस्से देख पा रहे हैं। तो इस दोनों हिस्सों को क्या कहेंगे? अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब सीधा ही है आधा वृत्त। अब देखिए अर्धवृत्त की परिभाषा इस प्रकार से लिखी गई है, किसी वृत्त का आधा भाग अर्धवृत्त कहलाता है। इसके चाप के अंतिम दोनों बिंदुओं को केंद्र से जोड़ने वाली रेखाएं मिलकर एक ऋजु कोण बनाती है। यहाँ मान लीजिए ये जो चाप बन रहा है, ये वाला चाप, ये चाप जो है इसके दोनों बिंदुओं को अगर मिलाने वाली रेखा है, जैसे ये रेखा है, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा अपने केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का कोण बनाती है। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल या ऋजु कोण कहा जाता है। ये दोनों रेखाएं, केंद्र से एक परिधि ऐसे खींची गई और केंद्र से दूसरी परिधि ऐसे खींची गई, तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएगी? ये वृत्त का व्यास भी बन जाएगी। वृत्त को 2 हिस्सों में बांट देगी और आपस में कितने डिग्री का कोण बना लेगी? 180 डिग्री का, यानी ऋजु कोण बना लेगी। अब हम अर्धवृत्त को समझने के लिए एक परिभाषा नीचे इसमें और लिख देते हैं कि अर्धवृत्त के कोण का मान सदैव 180 डिग्री होता है। अर्धवृत्त के कोण का मान का तात्पर्य है कि यहाँ जो केंद्र पर बनने वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का होता है। यही कोण की रेखा व्यास कहलाती है। यानी ये जो रेखा बनी है ना 180 डिग्री कोण की, ये रेखा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। जब एक रेखा वृत्त की परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाते हुए ऐसे खींची जाए कि वो वृत्त के केंद्र से गुजरे, तो उसे व्यास कहा जाता है। यानी एक रेखा इस प्रकार से खींची जा रही है कि वो केंद्र से जा रही है और परिधि के 2 बिंदुओं को मिला रही है, तो ये क्या कहलाएगी? वृत्त का व्यास कहलाएगी। जैसे आप देख पा रहे हैं ये बीचों बीच जो लाइन खींची गई है वृत्त का व्यास है। तो आप अपनी कॉपी में इस अर्धवृत्त की जो परिभाषा है इसको आप कॉपी में नोट डाउन जरूर रखिए, ताकि ये आपके अर्धवृत्त को समझने में आगे काम आए और अर्धवृत्त से संबंधित सवालों को करने में किसी भी प्रकार की आपको परेशानी न हो। नेक्स्ट देखिए हम स्पर्श रेखा की बात कर लेते हैं। किसी वृत्त के एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है, अर्थात वह रेखा जो केवल वृत्त के एक बाह्य बिंदु को स्पर्श करती है स्पर्श रेखा कहलाती है। मान लीजिए कि अपने पास कोई वृत्त होता है, इस वृत्त को स्पर्श करती हुई अगर एक रेखा हम खींच देते हैं तो वो क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। वो एक ही बिंदु पर स्पर्श करनी चाहिए। जैसे ये रेखा है
वो यहाँ एक बिंदु पर, मात्र एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो ये ए बी लाइन है, ये इस वर्त पे क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। एक बिंदु पर, ये प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि इस बिंदु पर अगर हम दूसरी स्पर्श रेखा खींचनी चाहें तो ये भी स्पर्श रेखा ही है, ये सी डी स्पर्श रेखा हम इसको बोल सकते हैं, सी से डी। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं अगली परिभाषा को पढ़ लेते हैं। चाप किसे कहते हैं? वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वक्र रेखा को चाप कहा जाता है। कोई भी वृत्त होता है, गोल आकृति को वृत्त कहते हैं। इस पर स्थित कोई भी दो बिंदु होते हैं, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली वक्र रेखा, वक्र रेखा मतलब घुमावदार रेखा, आपको नजर आ रही होगी, ये जो घुमावदार रेखा है, ये घुमावदार रेखा क्या कहलाती है? ए बी चाप है। और ए बी, अगर चाप ए बी है तो इसका मतलब होता है ए से बी सीधी दूरी नहीं, घुमावदार वक्र रेखा जो है वो क्या है? चाप है। वक्र रेखा क्या कहलाती है? चाप कहलाती है। इस बात का ध्यान रखना, ये गोल जो रेखा होती है उसको हम क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। ऐसा इसमें लिखा है कि परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वक्र रेखा वृत्त का चाप कहलाती है। नेक्स्ट परिभाषा हम पढ़ लेते हैं जीवा की। वृत्त को दो हिस्सों में विभाजित करने वाली रेखा जीवा कहलाती है, अथवा वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने वाली सीधी रेखाखंड को जीवा कहा जाता है। कोई भी एक ऐसे बंद आकृति होती है, उसमें एक रेखा इस प्रकार से खींची जाए कि वृत्त को दो हिस्सों में बांट देती है। वृत्त को दो हिस्सों में बांट देती है, तो ये जो खींची जाने वाली रेखा है वो क्या कहलाती है? वृत्त की जीवा कहलाती है। और जो हम इस प्रकार से जीवा की इस प्रकार से भी परिभाषा दे सकते हैं कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा, वृत्त की परिधि है, इस वृत्त के दो बिंदुओं में मिलाने वाली जो ये सीधी रेखा है, ये क्या कहलाती है? जीवा। और जीवा वृत्त को कितने भागों में बांट रही है? दो भागों में बांट रही है। वृत्त को कितने भागों में बांट रही है? दो भागों में बांट रही है। तो दोनों भागों के जो दो हिस्से हुए, उसमें एक का नाम, ये दोनों का नाम तो वृत्तखंड है, लेकिन ऊपर वाला तो है लघु वृत्तखंड, यानी छोटा है वो तो लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा है उसको हम कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छेदक रेखा किसे कहते हैं? किसी भी वृत्त के दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है, अर्थात वह रेखा जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है वह छेदक रेखा कहलाती है। ध्यान रखना, कोई भी गोलबंद आकृति होती है वो वृत्त कहलाती है, और इस वृत्त से होती हुई अगर एक रेखा इस प्रकार से खींची जाती है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती हो, तो वो क्या कहलाती है? छेदक रेखा। जैसे मान लीजिए कि ये एक छेदक रेखा है, ए बी छेदक रेखा इसको हम बोल सकते हैं। रेखा है इसका मतलब ये आगे भी बढ़ सकती है, और इस ओ केंद्र वाले वृत्त के लिए ये क्या है? छेदक रेखा है, जो यहाँ इन दो बिंदुओं पर इसको प्रतिच्छेदित कर रही है। ध्यान रखना, जीवा और छेदक रेखा में फर्क होता है कि जीवा एक रेखा खंड होता है। रेखा खंड मतलब दो बिंदुओं के बीच की एक रेखा का हिस्सा होता है जीवा। यहाँ लिखा है कि एक रेखा खंड, लेकिन छेदक जो होती है वो छेदक एक रेखा होती है। रेखा किरण और रेखा खंड में हमने ये जो अंतर है वो पढ़ा था कि रेखा होती है वो अनंत बिंदुओं तक आगे बढ़ाई जा सकती है। जैसे ये ए से बी जो रेखा है वो अनंत बिंदु तक आगे तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ओ केंद्र वाले वृत्त को दो जगह से काटती है। बस इतना ही छेदक रेखा की हम परिभाषा पढ़ पा रहे हैं। नेक्स्ट चलिए अगले पैनल पे 4 नंबर पैनल आ गया है। चूंकि इसमें स्लाइड नंबर अपना एक ही है, लेकिन ये पेज नंबर 4 है। इसमें हम त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले त्रिज्यखंड के दो भागों में विभाजित कर देती है। यहाँ त्रिज्यखंड की जो परिभाषा है वो आपको नजर नहीं आ रही होगी। त्रिज्यखंड की परिभाषा इस प्रकार से होती है कि वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं तथा उसके संगत चाप से निर्मित जो वृत्त का भाग होता है वो क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। यहाँ आपको ये वृत्त दिख रहा होगा। इस वृत्त में अगर दो त्रिज्याएं खींच देते हैं, दो त्रिज्याएं खींचने से मान लीजिए कि ये जो वृत्त के दो अलग अलग हिस्से होते हैं, ये दोनों हिस्से क्या कहलाते हैं? त्रिज्यखंड कहलाते हैं। तो त्रिज्यखंड की परिभाषा आप इस प्रकार से, अगर आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रही है तो सुन के आप लिख सकते हैं कि किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं तथा उनके संगत चाप से निर्मित वृत्त का एक भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड से दो भागों में वृत्त विभाजित हो जाता है।
एक भाग को तो कहते हैं लघु तिर्यकखंड और दूसरे भाग को कहते हैं दीर्घ तिर्यकखंड। जो छोटा होता है उसको लघु और जो बड़ा होता है उसको दीर्घ तिर्यकखंड नाम दिया जाता है। यहाँ परिभाषा आपको स्पष्ट नज़र नहीं आ रही होगी। इसमें देखिए, ये जो वृत्त था इसमें अगर दो त्रिज्याएं खींच के हम इसके एक तिर्यकखंड की बात करें तो आपको ये अलग लाइन पे नज़र आ रहा होगा। ये जो बना है ये तो है लघु तिर्यकखंड, और जो यहाँ ये जो बच गया जो शेष भाग आपको दिख रहा है ये है दीर्घ तिर्यकखंड। दीर्घ मतलब बड़ा तिर्यकखंड। और ये बना किससे? दो त्रिज्याओं तथा उसके संगत चाप से ये जो निर्मित हुआ है ये हिस्सा क्या कहलाएगा? तिर्यकखंड कहलाएगा। दो त्रिज्याएं तथा संगत चाप से निर्मित वृत्त के हिस्से जो वृत्त को दो भागों में बांट देते हैं, लघु तिर्यकखंड तथा दीर्घ तिर्यकखंड। फिर बात करते हैं वृत्तखंड की। वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। इसे सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है, और एक तो होता है लघु वृत्तखंड और एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। ऐसे वृत्त होता है उसमें अगर हम एक जीवा खींचते हैं तो वृत्त के दो हिस्से हो जाते हैं, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। तो जो बड़ा हिस्सा बनता है एक जीवा के माध्यम से वो तो कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड, और जो छोटा होता है वो कहलाता है, इसको क्या कहेंगे हम? लघु वृत्तखंड कहते हैं। लघु वृत्तखंड। तो वृत्त के बारे में हमने जो महत्वपूर्ण परिभाषा हैं इनका आज हमने अध्ययन किया है। तो आपने इस क्लास को पूरा अगर देखा है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वृत्त से संबंधित सारी बातें जो है वो हम परिभाषाओं के तौर पर जो सारी बातें हैं ये वो हमने यहाँ पढ़ी है। और आपको अगर लगता है कि ये क्लास किसी अन्य भाई बंधु के काम आ सकती है तो वहाँ तक आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और क्लास कैसी लगी वो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट क्लास।